नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो 10 दिन के बाद शूट हो रहा है, क्योंकि बीच में अभी मेरा कोचिंग कंटिन्यू था, इवन संडे को भी कोचिंग था, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज टाइम मिला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने 2015 तक का तो कंप्लीट कर लिया था और अब बारी है 2016 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2016 का PYQs। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। तो आपको आंसर नहीं देखना है कि इस पे आपको हाईलाइट हो गया है कि आंसर मिल चुका है, लेकिन जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करते, एनालिसिस भी करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि नीम कोटेड यूरिया जो है ये होता क्या है। तो नॉर्मल यूरिया बहुत जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और नीम कोटेड यूरिया में यूरिया के जो दानों पर जो नीम जो होता है, नीम के जो ऑयल की एक पतली जो लेयर होती है उसको कहते हैं नीम कोटेड यूरिया। और ये काम कैसे करता है, तो आइए वो देखते हैं। जब हम नॉर्मल यूरिया मिट्टी में डालते हैं तो वो तेज़ी से अमोनिया और नाइट्रेट एंड नाइट्रेट में बदल जाता है। इस प्रोसेस के जो है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं निट्रिफिकेशन। होप अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप ऐड करते चलो ये सब। और फिर नीम ऑयल एक निट्रिफिकेशन जो इनविटेक की तरह काम करता है। ये मिट्टी एक के उन बैक्टीरिया को रोकता है जो यूरिया को तेज़ी से नाइट्रोजन गैस या नाइट्रेट में बदलते हैं। इससे यूरिया धीरे धीरे जो है वो स्लो रिलीज होता है, स्लो रिलीज घुलता है, और जो पौधे पेड़ जो है को लंबे समय तक वहाँ पे जो है वो उनको नाइट्रोजन जो है मिलती रहती है। इसके जो कुछ फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स जो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों इसे प्रमोट कर रही है। तो इसके जो बेनिफिट्स है, फर्स्ट तो हमारा फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी। जगह तो है नहीं कि फिर मैं बोल रहा हूँ, आप उससे लिखते चलो। ओके, फर्स्ट फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी, कम यूरिया में ज़्यादा पैदावार क्योंकि वेस्टेज कम होती है। फिर सेकंड आपको हो गया पैसा की बचत, क्योंकि किसान को कम खाद खरीदनी पड़ती है और सरकार की सब्सिडी का जो है बोझ कम होता है। फिर इन्वायरमेंट, नाइट्रेट लीचिंग, इट मीन्स कि ज़मीन के अंदर पानी जो है वो गंदा होना जो है वो कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं नाइट्रेट लीचिंग। और ब्लैक मार्केटिंग जो सबसे मेन है, ब्लैक मार्केटिंग की जो है इसमें वो रोका जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नीम कोटेड यूरिया को इंडस्ट्रियल यूज़ जैसे कि पेंट या केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए ये सिर्फ किसानों तक ही पहुंचता है। तो इस वजह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिडक्शन इन वीड। तो ड्रिप इरिगेशन में पानी सीधा पौधों की जो रूट्स तक पहुंचाया जाता है, ना कि पूरे खेत में। ये तो आपको पता होगा, अगर पिछले का वीडियो आपने देखा होगा तो। इससे पौधों के बीच की जो खाली जगह सूखी रहती है, जहाँ वो वीड्स को पानी नहीं मिल पाता और उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो इस वजह से जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन सॉइल सेलिनिटी। ड्रिप इरिगेशन से सॉइल सेलिनिटी, जो मिट्टी में नमक का जो जमा वो ख़त्म नहीं होता है। उल्टा अगर पानी का फ्लो बहुत कम हो तो कभी कभी मिट्टी की जो सतह पर, सरफेस पर सॉल्ट्स जमा हो सकते हैं। सेलिनिटी कम करने के लिए मिट्टी को जो है वो सबसे मेन जो है वो लीचिंग,
ज़्यादा पानी से धोना की ज़रूरत पड़ती है, जो ड्रिप इरिगेशन का काम नहीं है, तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 2 ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन में पानी का फ्लो तेज़ होता है, जो मिट्टी की ऊपरी जो टॉप सॉइल को बहा ले जाता है। ड्रिप इरिगेशन में पानी बूंद बूंद करके गिरता है और रन ऑफ नहीं होता, इसलिए सॉइल इरोजन काफ़ी कम हो जाता है, तो इस वजह से ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3, तो चलिए देखते हैं 1 और 3 किस ऑप्शन में है। ओके, दिस इज ऑप्शन सी, 1 और 3 ओनली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर सेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। तो सबसे पहले पता करना है कि सेल गैस होता क्या है। तो सेल गैस एक अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस है। जो सेल रॉक्स फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फंसी होती है। इसे निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग टेक्निक का यूज़ होता है, जो के बीच में फंसी रहती है, तो या फ्रैकिंग टेक्निक करके उसका यूज़ होता है। इंडिया में सेल गैस एक पोटेंशियल रीजन्स ONGC और DGH डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो जो आपको नाम याद रखना, ONGC एंड DGH। इंडिया में कई बेसिन्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां सेल गैस मिलने की जो है वो काफ़ी बड़ी संभावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कैम्बे बेसिन। तो ये गुजरात में है, ये सबसे बड़े पोटेंशियल एरियाज में से एक है, ये आपको पता है, गुजरात। नेक्स्ट इज़ कावेरी बेसिन, ये हमारा तमिलनाडु और पौंडीचेरी पुडुचेरी के रीजन में आता है। एंड लास्ट इज़ कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ में। और बाकी जो अदर्स एरियाज है इसके अलावा, जैसे दामोदर वैली जो वेस्ट में है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल, झारखंड, इंडो गंगेटिक बेसिन और राजस्थान में भी इसके रिसोर्सेस पाए गए हैं। तो यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो करंट अफेयर्स, तो उस वक्त सेल गैस पॉलिसी न्यूज़ में थी 2016 में, और मैप बेस्ड लोकेशंस को कनेक्ट करते हैं, तो 2016 में ये तीनों बेसिन्स न्यूज़ में थे, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 ये तीनों हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द import of, ओके, ऑप्शन सेल्ट पीटर, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल या ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो पता होना चाहिए कि कोकिंग कोल होता क्या है। कोकिंग कोल ये मेटलर्जिकल कोल के हाई ग्रेड कोल होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा जो वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इम्प्योरिटीज़ कम होती है। जब इसे हवा की गैर मौजूदगी, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है तो ये कोक बनता है। जो स्टील बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, उसी को कहता है कोकिंग कोल। इंडिया इंपोर्ट इसे क्यों करता है, तो इंडिया के पास आयरन और के तो बहुत बड़े रिजर्व्स है, लेकिन कोकिंग कोल की जो है वो काफ़ी कमी है। इंडिया में जो कोल मिलता है वो मोस्टली नॉन कोकिंग कोल होता है, जिसमें एस कंटेंट मतलब राख ज़्यादा होता है, जो स्टील प्लांट्स के लिए एफिशिएंट नहीं है। इसलिए इंडिया अपनी ज़रूरत के लगभग ऑलमोस्ट 70 to 80% कुकिंग कोल दूसरे देशों से मंगाता है। जो आपको इसमें जो मेन कंट्री वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से, फिर साउथ अफ्रीका एंड USA से इंपोर्ट करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। तो आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं कि क्यों गलत है। ओके, सेल्ट पीटर, सेल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, इसका यूज मोस्टली फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स में होता है, स्टील में नहीं होता है, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड इज रॉक फॉस्फेट,
इसका मेन यूज फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है, स्टील में नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिस इज ऑप्शन सी, कुकिंग कोल। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तो कि ये हर साल पूछ ही रहा है इसके बारे में कुछ ना कुछ, एक साल नहीं तो 2 साल के अंदर अंदर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते ही रहता है। तो सबसे पहले इसको तो अच्छे से पढ़ना है और इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को भी याद रखना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्रा जो नदी वो दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक है और जो इसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो तीनों दी गई नदियाँ जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे है। आइए देखते हैं एक एक करके। दिबांग, सबसे पहले दिबांग, ये जो है एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो आपको अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आती है और आसाम में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। नेक्स्ट इज कामेंग, ये एक आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो ये भी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर आती है और तेजपुर आसाम, ऑल्सो आसाम के पास ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। नेक्स्ट इज लोहित, ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो ईस्टर्न तिब्बत से निकलकर आती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते में इंटर करती है। इस नदी पर इंडिया का जो है एक सबसे लंबा ब्रिज, जो आपको पता होना चाहिए, ढोला सदिया, जिसे भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है। तो आपको जो याद रखना है इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, उसका जो आप क्या सकते हो, जैसे ओके इस तरफ आप लिख लो लेफ्ट बैंक और इस तरफ आप राइट बैंक। तो लेफ्ट बैंक के लिए जो आपको याद रखना है LDDK। L से हो गया आपको लोहित, D से दिबांग एंड इस T से हो गया धंसगिरी, K से कोलोंग। फिर राइट बैंक में जो आपको याद रखना है KMST। तो K से हो गया आपका कामेंग, M से मानस, S से सुबनसिरी और T से तीस्ता नदी। तो ये आपको 8 जो है हमेशा आपको मुंह पे याद होना चाहिए। तो इसका हो गया 1 2 3, तीनों ही है इसका। ये रहा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए दोस्तों उसको देखते क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो रेड सैंडर्स, जिसे आप पुष्पा मूवी देखे होंगे तो जो लाल चंदन भी कहते हैं, सिर्फ साउथ इंडिया के एक छोटे से हिस्से में मिलते हैं और ये सीसलम हिल्स करके आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे स्पेलिंग आप देख लो, आंध्र प्रदेश, सीसलम हिल्स आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के एरियाज चित्तूर, करापा, कुरनूल में इंडेमिक है, यानी दुनिया में सिर्फ वहीं मिलता है इसी जगह पे। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ यूपीएससी ने एक बारीकी से आप कह सकते हो ट्रिक खेली है। रेड सैंडर्स लाल चंदन जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नहीं बल्कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस का है। यहाँ पे ये रेन है तो ये नहीं होगा, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का ट्री है। ये रॉकी, डिग्रेडेड एंड ड्राई क्लाइमेट्स में फास्ट ग्रो करता है, ना कि बहुत ज़्यादा बारिश वाले इट मीन्स रेन फॉरेस्ट एरियाज में नहीं करता है। तो हमारा ये सेकंड गलत हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन ए 1 ओनली। ओके ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन कौन सा पेड़ सही है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज बोध गया बागेलखंड। तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है देखते हैं, क्योंकि बोध गया जो है ये आपको बिहार में है, मगध रीजन में, और बागेलखंड का जो एरिया है वो आपको ईस्टर्न एमपी और नॉर्थ वेस्टर्न छत्तीसगढ़ में आता है। इनका यहाँ पे कोई मिल है ही नहीं, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड इज खाजुराहो बुंदेलखंड।
तो आइए देखते हैं कि ये गलत है ऐसे। तो खाजूराहो अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो बुंदेलखंड रीजन का हिस्सा है। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज शिरडी विदर्भा। तो शिरडी आपको है महाराष्ट्र के अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट में। ये रीजन देश है नॉर्थ महाराष्ट्र में आता है, ना कि विदर्भा में। विदर्भा जो वो ईस्टर्न महाराष्ट्र का हिस्सा है, जैसे नागपुर, अमरावती, वहाँ पे दिखता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज नासिक मालवा। तो मालवा प्लेटू का मेजर हिस्सा जो है वो आपको पता ही होगा, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आता है। तो ये तो देखते ही हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज तिरुपति रेयाला सीमा। ओके, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो वहाँ के रायलसीमा रीजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चर्स और रिलीजियस है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये हो गया 1, 2 और 5, ऑप्शन सी 2 एंड 5 ओनली। हाँ, यहाँ से चलिए। तो 2016, तो दोस्तों ये थे 2016 ज्योग्राफी के कोर क्वेश्चंस। तो आपने देखा कैसे यूपीएससी ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैपिंग और करंट अफेयर्स के साथ मिक्स किया था। ये जो 7 क्वेश्चंस हैं, इन 7 क्वेश्चंस में से तो आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आने वाले अब 11 से चल रहे तो 16 हो गया, तो आने वाले ताकि हम 2017 के पेपर को भी ऐसे ही डिकोड कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।